विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका विजन क्या है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम देखना पसंद करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी envisions an education system rooted in Indian ethos। बहुत अच्छा वर्ड है, इंडियन ethos। भारत की परंपरा, भारत का जो सिस्टम है, भारत का जो इथिक्स है, इंडियन ethos that contributes directly to ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो भारत को परिवर्तित करने की क्षमता रख, दैट इज भारत। पहली बार ये वर्ड आया है, नहीं तो इंडिया इंडिया मतलब अंग्रेजों के लगता है जैसे ही ऐसा फील होता था। तो इन इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। कहीं ना कहीं विकास के क्रम में 1947 के बाद से ही देख रहे हैं तो कि भारत कमजोर हुआ और इंडिया मजबूत हो रहा था। अब इंडिया का मतलब है कि अंग्रेजियत, और भारत का मतलब है कि भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की संस्कृति है। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत में बोलना चाहूँगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जितने प्रोग्राम्स हैं आप देख लीजिए, शास्त्रीय संगीत नहीं कहीं पूछा जाता था, ठीक है। भारत की लोक परंपराएं, लोकगीत, लोक गायन शैली, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। वो कहीं ना कहीं भारत के उन मूल्यों को, जबकि दादी माँ की कहानियाँ हम सुनते थे, पांडवानी शैली, दक्षिण भारत में की जो बहुत सारी शैलियाँ हैं, उन सारी शैलियों को कूड़ेदान में एक प्रकार से डाला हुआ था। उसको कोई बोलने वाला नहीं, उसको कहने वाले लोग अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में थे। और आप देखो ना, पद्मश्री अवार्ड जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब उस लोग को जिसको आदिवासी मिला, उसको क्या कोई समझ में आता है कि उसको कभी अवार्ड मिलने वाला है? फल बेचने वाला, फल बेच बेच के जो है वो, और बकरी का मतलब बकरी बेच बेच कर शौचालय बनवा रही है आदिवासी, जिसकी रिपोर्टिंग मेरे भाई ने की थी, राकेश कुमार पांडे ने रिपोर्टिंग किया था छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। तो इस तरह की जो कहानियाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो क्या है, वो उसी भारत को मजबूत करने की कहानी है, जिसको हम सामान्य तरीके से अगर सोचते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारत को मजबूती देने का एक कार्यक्रम चल रहा है। चाहे वो जिस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में वो परिलक्षित होता है, वो दिखाई देता है कि किस तरह भारत को मजबूत किया जा रहा है। और मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की बात मैं नहीं करता, लेकिन एक संवेदनशील इंसान के रूप में मैं सोचता हूँ, भारत से प्यार करने वाले इंसान के हैसियत से मैं सोचता हूँ, तो वास्तव में भारत मजबूत हो रहा है। हाँ, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो तो हमेशा ही, कुछ लोग कुछ मुद्दों पर सरकारी कमियां भी हैं, उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। और मतलब कुछ एलिमेंट्स तो हैं जो फाइनेंस होते हैं, फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारे चीज़ें फाइनेंस होती हैं ताकि देश को कमज़ोर किया जा सके, उसके ट्रैप में कुछ लोग जाने अनजाने आ जाते हैं। खैर, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी envisions एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। इक्विटेबल, जिसमें सबके लिए बराबरी की बात हो, इक्विटेबल हो, बराबर हो, कोई रिच पुअर, जाति धर्म के आधार पर नहीं, सबका साथ सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, हालांकि उसकी भी काफ़ी मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है। खैर, वो दूसरी वजह। तो इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, जिसे कहते हैं ना, मोबाइल का फ़ोन बजता है तो वाइब्रेशन होता है, तो नॉलेज सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए। मतलब वो उद्वेलित करने वाला हो, सब परिवर्तन को तुरंत एक्सेप्ट करने वाला हो, इस तरह का कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी हो सकता है, इससे अच्छा आप जानते हो तो उसको भी आप बताएं मुझे। बाई प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम जब ये कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चों को, इसलिए हम आज एक बहुत बड़ा हर्डल है एजुकेशन पॉलिसी में कि टीचर स्टूडेंट रेशियो, टीचर भी इम्पोर्टेंट, मतलब जिसको कोई कहीं जॉब नहीं मिला वो टीचर बन गया, ऐसा भी जो टीचर है। और क्लास में मतलब नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए इस मुद्दे पर, लेकिन खैर जो सत्य है वो सत्य ही है। तो मतलब बच्चों को भी उतना समय, क्वालिटी टाइम नहीं देना, आगे बढ़ने की जो हवस है वो भी एक कारण है कि हम मतलब अपने ये कह लें कि बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, जो भी है। तो बाई प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल एंड देयर बाई मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर,
ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, जिसकी वजह से भारत एक जो ज्ञान का जिसको कहते हैं ना, पहले भारत को कहते थे कि भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु क्यों कहा था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विद्यालय विद्यालय जहाँ होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, तो विश्व गुरु कहा ही जाना चाहिए भाई। हाँ, वो कुछ बांग्लादेश में थे तो बांग्लादेश की स्थिति देख ही रहे हैं, क्या तोड़ फोड़ और दूसरे वहाँ के लोगों को मारा जाना, काटा जाना, इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं। तो ये अच्छा एजुकेशन सिस्टम का नतीजा नहीं है ये। तो भारत को नॉलेज सिस्टम, एक अच्छा नॉलेज सिस्टम बनाया ना, समावेशी हो, जिस पर सबके दुख दर्द को समझने की क्षमता हो। ठीक है। द पॉलिसी इन विशेज दैट द curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values। अब यहाँ एक परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स की हमेशा बात करते हैं, राइट, अधिकार अधिकार अधिकार, और अधिकार की इतनी ज़्यादा बातें हुई कि लोग इतने सेल्फिश हो गए कि कर्तव्य भूल गए, मेरा मानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक परिवर्तन, तो मैं जो हिसाब से इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ हैं उनको, यानी कि अपने कम्युनिटी के वैल्यूज़ को प्रायोरिटी रखना, कॉन्स्टिट्यूशन से अपने धर्म को अपने संविधान से ऊपर रख देना। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बॉन्डिंग विद वंस कंट्री, कि कोई भी आप काम कीजिए, देश पहले, नेशन फर्स्ट, आप कोई भी काम कीजिए, ठीक है, तो देश का सम्मान, और यही चीज़ें एक देश को आगे बढ़ाती हैं। आपकी अपनी डिग्निटी मायने रखती है, आप अपने सोशल डिग्निटी के लिए लड़ो तो वो अच्छी बात है, लेकिन जब देश की डिग्निटी हो तो वो उस पर उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन वो, जबकि इंडिविजुअल की डिग्निटी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक ईंट महत्वपूर्ण है, मकान मकान बिना ईंट के नहीं बन सकता है, लेकिन क्या मकान की भूमिका खत्म हो गई? तो मकान सुरक्षित है, मतलब देश सुरक्षित है, तो उसमें ईंट का अस्तित्व भी बचा हुआ है, तो उसकी ईंट की भी देखभाल हो जाएगी, सामान सुरक्षित रहेंगे आपके, तो देश सुरक्षित रहेगा, तो देश के नागरिक भी सुरक्षित रहेंगे। दोनों की अपनी भूमिका है। जो भूमिका ईंट की है, जो भूमिका सेल्स की है, बॉडी की भी का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। बॉडी का इम्पोर्टेंस है, सेल्स का भी इम्पोर्टेंस है। बॉडी अगर ठीक है तो जहाँ सेल्स की गड़बड़ी होगी उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। तो ये समझने का एक तरीका है। तो ये कहा जाए, दूसरा पॉइंट, पॉलिसी envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the fundamental duties and constitutional values। बॉन्डिंग विथ वंस कंट्री, बॉन्ड नहीं है हमारे देश के नागरिकों का, नेशन फर्स्ट वाली भावना नहीं है। एक एपिसोड आता है स्वामी विवेकानंद के लाइफ से जुड़ा हुआ, कि वो कहीं यात्रा कर रहे थे और रामानंद जी थे, कुछ लोग कहते हैं रामानंद जी थे, कुछ लोग थे स्वामी विवेकानंद, जो भी है, मैं तो स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता हूँ। तो वो यात्रा कर रहे थे, तो वो स्वामी जी जो है ट्रेन में या कहीं बाहर कुछ नहीं खाते थे, तो ट्रेन में भूख लगी होगी, तो ट्रेन में उन्होंने, एक जापान की ट्रेन में थे, तो उन्होंने ऐसे ही स्टेटमेंट दिया कि जापान की ट्रेन में फ्रूट्स भी नहीं मिलते। तो दो तीन स्टेशन के बाद एक लड़का आया, 11-12 साल 13 साल का लड़का, और अपने हाथों में फलों की टोकरी लेकर स्वामी जी को दिया और कहा कि स्वामी जी ये मत बोलिए कि जापान की ट्रेन में फल नहीं मिलते। तो ये एक देश के नागरिक का देश के प्रति प्यार है। हाँ, ये एक देश के नागरिक का, यहाँ पर तो हम दूसरे देश का झंडा लहराने लगते हैं। तो ये इस तरह का एपिसोड नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहता है कि बॉन्डिंग विथ वंस कंट्री एंड कंसियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। कंसियस अवेयरनेस मतलब सतर्कतापूर्वक जिसको कहते हैं, अवेयरनेस होना चाहिए वंस ओन रोल, कि हमारा क्या इस बदलती दुनिया में, हमारा क्या रोल है इस संसार में, अपने देश से देश के लिए, हाँ, और इस वर्ल्ड के लिए। हम ग्लोबल सिटीजन है, आज का सिटीजन जो है वो ग्लोबल सिटीजन है। वो केवल मतलब आप अपने माता पिता के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप सोसाइटी के भी बच्चे हैं। इसको इस तरीके से समझना होगा कि आपका रोल केवल आपके परिवार और आपके तक सीमित नहीं है। आप सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बड़े लोग ऐसे सोचते हैं। द विजन ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टिल अमंग
द लर्नर्स अ डीप रूटेड pride in being Indian, not only in thought but also in spirit, intellect, and deeds. बहुत बड़ी बात है। द विजन ऑफ द पॉलिसी इज टू इंस्टिल among द लर्नर्स, जो लर्नर्स हैं उनके अंदर ये एक गहरे तक बात, एक प्राइड, एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। बीइंग इंडियन नॉट ओनली इन थॉट, केवल विचारों में नहीं, बट ऑल्सो इन स्पिरिट, इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धिमत्ता में दिखाई देनी चाहिए, उनके कर्मों में दिखाई देनी चाहिए, एज वेल एज टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड dispositions that supports a responsible commitment to human rights, sustainable development, and living and global well-being, thereby reflecting a truly global citizens. हम तो विश्व नागरिक की ही कल्पना करते हैं। हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारा जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम कौन बोल सकता है भाई? हाँ, सब में सबको साथ लेने की बात कौन कर सकता है? और जहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, महावीर स्वामी क्या कहते थे? जियो और जीने दो। ये पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक शब्द उन्होंने कह दिया, जियो और जीने दो। ठीक है, मतलब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हाँ, हम अपने जीव के स्वाद के लिए जानवरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। ये क्या है? जियो और जीने दो की भावना के विपरीत है। और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहता है कि भाई अब इतना कंजम्पशन मत कर डालो कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, ठीक है, जो पृथ्वी को सस्टेन करे, इन्वायरमेंट को सस्टेन करे। हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लाव, LAVH, और L क्या है? लिथोस्फीयर। ए क्या है? एटमॉस्फेयर। बी बायोस्फीयर एंड H हाइड्रोस्फीयर। निमोनिक्स बना दिया बच्चों को याद करने के लिए। तो जो लाभ वास्तव में लाभ को लाभान्वित करने वाला होना चाहिए विकास। तो ये हमारा जो विजन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो कम शब्दों में इसको लिखने का प्रयास किया गया। और मुझे समझ में आता है जिस तरीके से लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि अगर कहीं कोई टीचर्स का या प्रिंसिपल का, AC का जो भी है, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसमें ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। या कहीं ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें भी टीचर्स का जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पर अपने विचार रखना है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि टीचर्स को इन सब भावनाओं के साथ ही क्लासरूम में जाना चाहिए। थैंक यू।